जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा मॉक टेस्ट आपको दिया जा रहा है सीटेट 2024 के लिए, जिस मॉक टेस्ट को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो पेडागोजी में साथियों बिल्कुल निपुण आप हो जाएंगे, बिल्कुल एक्सपर्ट आप हो जाएंगे। तो ये साथियों, सबसे पहले अगर बात करें बाल विकास के प्रश्न होंगे, उसके बाद साथियों ईवीएस के, और फिर हिंदी के, और फिर मैथ के, मतलब सारे सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और आप अपने लेवल भी देखिएगा कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप बिल्कुल करेक्ट कर पाते हैं। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, पूरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे और देखिएगा साथियों, बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चंस यहां पर समाहित किए गए हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंसर आपका क्या होना चाहिए बताइए कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में यहां पर कहा जा रहा है। क्या स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं या अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह सकते? तो साथियों ऐसा भी नहीं है। जो प्रतिभाशाली छात्र होगा ना, जो उसकी जरूरत है वो एक तरीके से कह देगा, तो यहाँ पर ये तो आंसर नहीं होगा। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो साथियों सबसे उपयुक्त और सबसे बढ़िया आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि 3 के साथ। अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो साथियों शिक्षक को क्या बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करना चाहिए? तो अंकों के आधार पर कभी अलग नहीं करना चाहिए। बच्चों से बातचीत करना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। ये सही लग रहा है और सही भी है साथियों। और विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम लागू करना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों तो ये गलत हो जाएगा साथियों। मानक शब्द यहाँ पर नेगेटिव की तरफ जाता है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है अगर यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, ये सही होगा। या यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, या विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, या इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव संचार होगा। तो ऐसा तो नहीं है साथियों, लेकिन कहा जा सकता है कि आकलन उद्देश्यपूर्ण तब होगा जब इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, और जिनका आंसर 1 है तो बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं किसी गतिविधि में भाग लेते हैं शिक्षक की डांट से बचने के लिए, जब वे क्या शिक्षक की डांट से बचने के लिए साथियों, ठीक है, या साथियों दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, या अपनी रुचि से, या पुरस्कार के लिए। प्रश्न को बहुत ध्यान से साथियों समझना है। लिखा हुआ है बच्चे तब सबसे ज्यादा सृजनशील होते हैं जब पुरस्कार के लिए किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पुरस्कार के लिए नहीं बल्कि अपनी रुचि के लिए किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो साथियों बच्चा सृजनशील कहलाएगा। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं। बहुभाषी मतलब देखिए हर एक बच्चा है, उसकी मातृभाषा हो सकता हो अलग अलग हो, ठीक है। तो एक ऐसी कक्षा जहां पर बहुभाषिता का प्रयोग किया जाए, यानी कि अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं भारत में। शिक्षक के द्वारा इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? क्या एक परेशानी के रूप में देखा जाना चाहिए, क्या एक समस्या के रूप में, या संसाधन के रूप में, क्या एक बाधा के रूप में देखना चाहिए? तो मैं कह सकता हूं साथियों इसको भी एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, यानी कि वहां पर बहुभाषा का इस्तेमाल किया जाए। तो ये तो एक अच्छी बात है साथियों, जिससे सभी लोगों की सब कुछ समझ में आ जाए। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने में अच्छे अवसर हैं, या साथियों शिक्षक और विद्यार्थियों की असफलता की सूचक हैं, या उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। बच्चा है साथियों तो गलतियां तो करेगा, त्रुटि करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या त्रुटियों की अगर बात करें, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर हैं, तो बिल्कुल नहीं। किसी बच्चे ने अगर गलती कर दी है तो नहीं कहा जा सकता कि वो कमजोर है, या किसी बच्चे ने बहुत अच्छा कर दिया तो उत्कृष्ट। मतलब एक को अच्छा और एक का बुरा कहना वाजिब नहीं, ये बहुत गलत है। शिक्षक और विद्यार्थियों की असफलता की सूचक है, तो ऐसा भी नहीं। अगर गलतियां हो गई हैं तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि बिल्कुल विद्यार्थी असफल है या शिक्षक बिल्कुल असफल है, ऐसा नहीं है। साथ ही उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को किससे, यानी कि किसको
से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाना चाहिए? चलिए, तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा, यानी कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं इनको स्मरण को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाना चाहिए। ये समझ पर या सर्जन पर या विश्लेषण पर, तो कहा जा सकता है साथियों जो सर्जन से प्रश्न जुड़े हुए होते हैं इन पर अधिक समय साथियों देने के लिए कहा जाना चाहिए। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा, ये कहना क्या है? तो ये साथियों कहना क्या है, या एक शाब्दिक पुनर्बलन है, या साथियों अशाब्दिक पुनर्बलन है, या सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, या नकारात्मक? देखिए नकारात्मक तो नहीं है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, यानी कि बच्चों की तारीफ करना, उनको शाबाश कहना, बहुत अच्छा कहना, वेल डन कहना, ये सारे के सारे साथियों सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। उसके बाद देखिए 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आंसर आपको बताना है कि बच्चे, अब आंसर आपका ऑप्शन बताना है कौन सा, मतलब प्रश्न बहुत छोटा है और उसके ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जैसे प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं डिक्टो वैसे ही क्वेश्चन आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। और मेरा मानना है साथियों अगर इस पूरे मॉक टेस्ट को आप लगा लेते हैं, जितने प्रश्न यहां पर आपको कराए जाते हैं, तो पेपर में साथियों कम से कम क्वालिफाइड तो हो जाओगे इस पूरे मॉक टेस्ट को देखने के बाद। तो साथियों अगर आपकी तैयारी नहीं है तब भी मॉक टेस्ट को देखिए एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो अपनी तैयारी को और शीर्ष पर ले जाने के लिए इस मॉक टेस्ट को देखिए। तो बच्चों की अगर साथियों बात करते हैं, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, या खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा होता है, या निष्क्रिय जीव होते हैं बच्चे जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, या जिज्ञासु प्राणी होते हैं बच्चे जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो साथियों मैं कह सकता हूं कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा, क्योंकि सबसे बढ़िया आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही है। 10वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका साथियों कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों जो पोर्टफोलियो होता है ना, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, इसलिए जिनका आंसर 3 है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब साथियों यहां पर आप लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के कुछ क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस किए गए हैं। चलिए, तो पर्यावरण अध्ययन की अगर बात करें तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार एवं सम्मान देना चाहिए, ठीक है ना, या साथियों उसके अलावा अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, या साथियों प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, या विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन का अगर शिक्षक है या किसी भी सब्जेक्ट का शिक्षक है, पुस्तकों और परीक्षाओं पर बहुत ज्यादा ध्यान साथियों नहीं देने को कहा जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए, सही है, लेकिन ये उत्तर नहीं हो सकता। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, तो ये भी सही है, लेकिन क्या नहीं हो सकता साथियों, उत्तर नहीं हो सकता। लेकिन आंसर यहां पर साथियों मुझे जो लग रहा है, मतलब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। देखिए अजैविक घटक नहीं है ये लिखा हुआ है। अच्छा, जैविक घटक क्या होते हैं? जिस किसी भी में भी जान है, जो चलता है, जो सांस लेता है, जिसमें भी कुल मिला के जान है, वो आपका जैविक घटक कहलाएगा। और अजैविक घटक कौन कहलाएगा? जिसमें जान नहीं है। अजैविक घटक जैसे कि सड़क हो गई, स्कूल हो गया, कोई दीवार हो गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। पूछा जा रहा है अजैविक घटक कौन सा नहीं है, तो अगर बात करते हैं साथियों, ये तो अजैविक घटक है, ये भी अजैविक घटक है, ये भी अजैविक घटक है। लेकिन कवक की अगर बात करें, कवक है, फंजाई है, ये सारे के सारे साथियों जैविक घटक हैं, इसलिए आंसर जिनका ऑप्शन नंबर 3 है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न साथियों, यहां पर हमने हर एक सब्जेक्ट से 10 प्रश्न उठाए हैं, मतलब उस सब्जेक्ट के टॉप 10 क्वेश्चंस हमने यहां पर उठाए हैं। जैसे कि अभी आपने 1 से 10 तक जो प्रश्न देखे वो सीडीपी के थे, बाल विकास के। अब 11 से 20 तक जो प्रश्न देखेंगे वो साथियों ईवीएस के होंगे। उसके बाद अगले 10 प्रश्न देखेंगे वो हिंदी के होंगे और फिर मैथ के होंगे। तो इस प्रकार से साथियों प्रश्नों का सिलसिला यहां पर चल रहा है, क्योंकि कम से कम समय में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मुझे आपको देना है, ठीक है। चलिए,
अगले नंबर का प्रश्न बहुत शानदार है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? तो प्रदूषण की माप साथियों किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा की जाती है, इसलिए आंसर आपका जाएगा 2 के साथ। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करें तो इसकी शुभारंभ साथियों कब हुआ? तो 1973 में हुआ, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए 2 हो जाता है आंसर। किस प्रकार के विद्यार्थी अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन होते हैं? तो साथियों किस प्रकार के होते हैं विद्यार्थी अध्यापक के लिए अधिगम के संसाधन? वे विद्यार्थी जो अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो वो कैसे हो सकते हैं? वे विद्यार्थी जो अवधारणाओं को सीख सकते हैं लेकिन सहपाठियों के कार्य की जांच नहीं कर सकते हैं, तो वो भी नहीं होंगे। वे विद्यार्थी जो अवधारणाओं को सीख सकते हैं लेकिन अपने स्वयं के कार्य की जांच नहीं कर सकते हैं, या वे विद्यार्थी जो सीख सकते हैं और स्वयं के व अपने सहपाठियों के काम को जांच सकते हैं, तो साथियों ऐसे ही विद्यार्थी जो होंगे जो अपने सहपाठियों के काम को भी चेक कर लें, खुद को भी अपना भी एनालिसिस कर लें और बहुत आसानी से सीख जाए, ऐसे बच्चे ही तो साथियों अध्यापक के लिए एक अधिगम के संसाधन होंगे। इसलिए जिनका आंसर कुल मिला के ऑप्शन नंबर 4 था, तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियां एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, वो क्यों करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करने के लिए, या शिक्षक को आराम उपलब्ध कराने के लिए, या प्रभावी आकलन को सुगम बनाने के लिए, या विद्यार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराने के लिए। तो नीचे वाले 2 ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार हैं, वो इस प्रश्न का उत्तर हो ही नहीं सकते। चलिए अगर बात करें साथियों अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक जो है ना वो श्रव्य दृश्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग कर सकता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो साथियों कैसे कराना चाहिए? प्रकरणों में निर्मित रूप से किया जाना चाहिए। देखिए पाठ के अंत में किया जाना चाहिए, नहीं, इकाई के अंत में भी नहीं, पुस्तकों में अलग अलग स्थान पर भी नहीं, लेकिन कहा जा सकता है प्रकरणों में अंततः निर्मित रूप से जो है वो साथियों इसको कराया जाना चाहिए उपलब्ध, इसलिए आंसर आपका 1 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए को 1 सेकंड के लिए भूल जाएंगे, 1 सेकंड के लिए सिर्फ देखना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? यह विद्यार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करता है, तो बिल्कुल करता है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करता है, तो बिल्कुल करता है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करता है। साथियों देखिए परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो यह नहीं होगा। और उसके बाद लिखा हुआ है कि यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करता है, यह भी सही है। यानी कि जो गलत है साथियों, जो नहीं है विशेषता, वो ऑप्शन नंबर 3 वाली नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए 19वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साथियों प्रश्नों का लेवल आपको कैसा लग रहा है, आप एक बार जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, तो प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, तो बिल्कुल नहीं। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा का कार्य, ये भी नहीं हो सकता। शिक्षक के द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, या प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज देना। तो साथियों औपचारिक परीक्षाएं भी हर सप्ताह नहीं, क्योंकि बच्चे पर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डालना है, क्योंकि किस बच्चे की बात चल रही है साथियों? प्राथमिक स्तर पर बात चल रही है। और प्राथमिक स्तर की जब हम बात करते हैं तो साथियों बच्चे को खेल खेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसको परीक्षाओं का भय से नहीं डराया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1, 2, 4 तो बिल्कुल गलत है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो बताइए। चलिए कक्षा 4 की एक शिक्षिका विद्यार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्र, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा जा सकता है? पोर्टफोलियो, या दत्त कार्य, या परियोजना कार्य, या घटना वृत्तांत अभिलेख। तो साथियों इन फोल्डर्स को क्या कहा जा सकता है? पोर्टफोलियो कहा जा सकता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा 1 के साथ। अब देखिए साथियों यहाँ पर 21 से लेकर 30 तक हिंदी के प्रश्न आप लोग देखेंगे। उत्साह में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको मालूम होना चाहिए उत्साह में साथियों उत हो जाएगा उपसर्ग हलंत वाला, इसलिए आंसर आपका 2 है, तो बिल्कुल करेक्ट है।
स्मरणीय शब्द में साथियों प्रत्यय कैसा है, तो आपको ध्यान रखना है स्मरणीय की अगर बात करें तो अनीय इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद देखिए हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करने को महत्वपूर्ण मानते हैं, या बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग को सिखाने को महत्वपूर्ण मानते हैं, या बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करने को मानते हैं महत्वपूर्ण, या बच्चों को व्याकरण के नियमों को सिखाना महत्वपूर्ण मानते हैं। तो 4 वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित विकास करना या बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, तो मैं अगर होता साथियों शिक्षक के तौर पर तो साथियों इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो साथियों एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, या भाषा संसाधनों का अभाव। तो अगर बात करें साथियों आप एक शिक्षक हैं और आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, अब उन हर एक 30 स्टूडेंट्स की जो भाषा है ना मातृभाषा वो अलग अलग है। अब एक को कैसे समझाना है, दूसरे को कैसे समझाना है, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसी को बहुभाषिक को बोलते हैं, बहुभाषिक कक्षा। तो कहा जा सकता है साथियों सबसे चुनौतीपूर्ण रणनीति जो होगी वो बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना होगा। या आपको ध्यान रखना आंसर आपका 1 के साथ। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है, ये क्या अनावश्यक है, तो अनावश्यक भी नहीं कह सकते। सबसे जरूरी कहा जाएगा क्या, सबसे जरूरी भी नहीं कहा जा सकता। क्या एकमात्र संसाधन, तो क्या सिर्फ यही भाषा शिक्षण में एकमात्र संसाधन है, अनावश्यक भी नहीं है। क्या साध्य है, तो कहा जा सकता है साथियों एक साधन है। ठीक है, अध्ययन का एक साधन है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। इसलिए आंसर आपका 4 के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा, तो कौन सा करेगा साथियों, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, ये बच्चों में भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। यह लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, या यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। मेरा मानना है साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए आंसर आपका जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश कीजिए। क्या छोटी रचनाएं, क्या रंगीन चित्र, या रोचक विषय वस्तु, या सरल जानकारी। तो अगर साथियों बच्चे को बाल साहित्य का चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए, रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। आंसर आपका 2 हो जाता है। उसके बाद देखिए भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो साथियों सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, देखिए भाषाई अभ्यास महत्वपूर्ण है, पाठ्यपुस्तक सामग्री भी महत्वपूर्ण है, भाषिक परिवेश भी महत्वपूर्ण है, परीक्षाएं भी महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ कहा जा सकता है कि परीक्षाएं सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की भाषा कुशलता भाषा प्रयोग कुशलता है, तो क्या करती है, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, या बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता है। बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करना चाहिए, तो किसी के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करना चाहिए, तो किसी बच्चे को बाध्य भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ कहा जा सकता है साथियों शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग कुशलता है, तो बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए एक आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। तो जिनका आंसर यहां पर कुल मिला के ऑप्शन नंबर 1 था तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपसे पूछा जा रहा है तो बताइए। चलिए क्या मौन पठनकार, भाई सस्वर पठन का उद्देश्य कैसे हो जाएगा, मौन पठनकार बोल बोलकर पढ़ना, या द्रुत गति से पठन करना, या बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। तो साथियों अगर बात करें सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य जो है वो बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना होता है। इसलिए आंसर आपका 2 के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मैथ के प्रश्न देखेंगे, लगभग 10 प्रश्न हम लोग मैथ के देखेंगे, टॉप लेवल के 10 क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई बराबर है किसके बराबर है, आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर बात करें 10,000 है ना, तो देखिए कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसी मेथड से करेंगे। 10 लिखा हुआ है तो 10 लिख दिया, और 1000 लिखा है तो हमने 1000 लिख दिया यहाँ पर, और प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। 100 लिखा है तो 10 लिख दिया, और 100 इस प्रकार से लिखेंगे। उसी प्रकार 10 दहाई क्या हो जाएगा, 10 लिखा, दहाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इनको साथियों कैलकुलेट करा लीजिए, 10 इंटू 1000 आपका 10,000 हो जाएगा।
जाएगा 10,000 हो गया साथियों, प्लस आपका ये 1,000 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। तो ये तो 10,000, 1,000, 11,000 हो जाएगा, 11,100 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना, 11,100 आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए कि 8 किलोग्राम 350 ग्राम में से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को अगर घटाया जाए तो कितना बचेगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो 8 किलोग्राम 350 ग्राम को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है 8.350। अब माइनस कितना कराना है, 3 किलोग्राम 178 ग्राम यानी कि 3.178, ठीक है, इसको कुछ नहीं माइनस कराना है साथियों। तो 0 है, 1 हासिल कर लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा साथियों, 2 बचेगा। ये 4 हो गया, एक और ले लेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, ये आपका 2 रह जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि 5 किलोग्राम 172 ग्राम जो है वो साथियों बचेगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए अगर बात करें पहली संख्या हम मान लेते हैं 3x है, ठीक है, और दूसरी संख्या जो है ना वो 4x है। अगर कहा जाए साथियों तो यहां पर ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, अगर इनका लासा आपको ज्ञात करना हो तो कैसे लासा ज्ञात करोगे, इनका लासा साथियों कैसे ज्ञात करोगे, एक ऐसी संख्या आपको पता लगाना है जो 3 के पहाड़े में भी आए और 4 के पहाड़े में भी आए। तो कहा जा सकता है साथियों 12 एक ऐसी संख्या है जो 3 के पहाड़े में भी आती है और 4 के पहाड़े में भी आती है। तो कहा जा सकता है कि 3 और 4 का लासा जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, यानी कि 12x हो जाएगा। अब यहां पर दे रखा है कि इन दोनों संख्याओं का लासा कितना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 84 है, लेकिन हमने क्या कहा है कि इन दोनों संख्याओं का लासा कितना है, 12x है। तो कहा जा सकता है साथियों 12x बराबर कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 12 7 84 होता है, तो x का मान निकल कर आ गया। पूछा जा रहा है बड़ी संख्या कितनी है, तो बड़ी संख्या तो 4 है, यानी कि बड़ी संख्या जो है ना वो 4x है और x का मान 7 है, तो 4 × 7 हो जाएगी, क्या आ जाएगा साथियों, 7 चौक 28 आपका आ जाएगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। पूछा जाता छोटी संख्या क्या है, तो 3x होती, 3 इंटू क्या हो जाएगी, 3 × 7 हो जाएगी, यानी कि 7 या 21 हो जाएगी। तो छोटी संख्या ही बता दी और बड़ी संख्या भी बता दी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताइए। चलिए साथियों, तो यहां पर अगर बात करें 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है, यह आपको बताना है। अगर बात करें साथियों सूत्र क्या होता है, तो सूत्र मैं आपको बता देता हूं, 4 इंटू प्रत्येक, यानी कि 4 इंटू क्या कह सकते हैं साथियों, आपको ध्यान रखना है 4 इंटू वर्ग की प्रत्येक भुजा, इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक, वर्ग की प्रत्येक भुजा, ठीक है। चलिए, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, 8.2 है, तो आपका ये आ जाएगा। अब कुछ नहीं, इसको कैलकुलेट कराना है, वर्ग की प्रत्येक वाले वर्ग की परिसीमा निकल कर आ जाएगी। इसको 4 दूना 8 आपका हो जाएगा, पॉइंट लगा दिया, 8 चौक आपके 32 हो जाएंगे, यानी कि 32.8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कि साथियों इसको आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है, यानी कि भाग का एक तरीके से ये सवाल है पॉइंट्स में। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं साथियों, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। बटे में क्या आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा। अब ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इस पॉइंट को हटाया, 3 नंबर है तो नीचे 3 जीरो लग जाएंगे, कर लेते हैं एक बार। तो नीचे कितने जीरो लग गए, 3 जीरो लग गए। इधर एक नंबर, एक पॉइंट के बाद एक नंबर है, ठीक है, तो कितने जीरो लग गए, 1 जीरो लग गया। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि 37 188, ये जीरो आ गया। ऐसे ही लिखा जा सकता है 36,000, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। इस जीरो से आपका ये जीरो कट जाएगा, यानी कि ऊपर क्या बच जाएगा, 37,188, और नीचे क्या बच जाएगा साथियों, 3600 आपका यहाँ पर बच जाएगा। तो कहा जा सकता है साथियों ये 3600 है ना, ये इसका लगभग 10 गुने से ज़्यादा है। अगर यहाँ पर 3600 होता तो लगभग 10 गुना होता, लेकिन 36,000 होता तो लगभग 10 गुना होता, लेकिन यहाँ पर 37 है तो 10 गुने से ज़्यादा है, और थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है। तो ऑप्शन की मदद लेंगे, ठीक है, 10 गुना से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ इतनी कैलकुलेट कराओगे, कैलकुलेट हो जाएगी, 2 से करा सकते हो, ठीक है, 2 से करा लो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा, यही वाला।
कुल मिला के कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि गणित विज्ञान है, तो गणित की अगर बात करें स्थान का नहीं, शिक्षा का नहीं, गणनाओं का, तो बिल्कुल साथियों गणित जो है ना ये कैलकुलेशंस का विज्ञान है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। उसके बाद देखिए गणितीय कौशल का विकास निम्नांकित में से किस विधि के द्वारा उपयुक्त है, बताइए। चलिए तो अगर बात करें साथियों यहाँ पर देखिए कक्षा में अभ्यास के लिए क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके या संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर अधिक से अधिक अभ्यास करके या केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर या केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके, तो नीचे वाले दो ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो जाएंगे। अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो साथियों ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता, तो किसे कारण नहीं माना जा सकता? कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना या लैंगिक भेद। तो साथियों लैंगिक भेद कैसे आ गया यहां पर? तो कहा जा सकता है कि लैंगिक भेद एक कारण नहीं हो सकता है गणित से भयभीत होने का और उसमें असफल होने का, इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? तो कहा जा सकता है साथियों जो प्रदर्शन विधि है ना ये देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। अब उसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि कक्षा में गणित अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे क्या चाहिए? सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे या अच्छे से बात करे, बच्चों से प्यार करे या व्यक्तिगत ध्यान दे, बताइए। तो साथियों अगर आप चाहते हैं सीटेट एग्जाम को क्रैक करना तो डेली यहाँ पर एक ऐसा मॉक टेस्ट होगा जिसमें सभी सब्जेक्ट के 10-10 प्रश्न आप देखेंगे और ये सभी 10-10 प्रश्न साथियों टॉप लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो कहा जा सकता है साथियों अगर परीक्षा तक ही आपने देख लिया तो परीक्षा को क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जय हिंद साथियों।